Yeah, today what we have today we have some multiple type questions. Yeah, MCQ on रोमांटिक एज, रोमांटिक एज को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप देखेंगे तो नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हु रोट अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश की पहली डिक्शनरी किसने लिखा है? इंग्लिश की पहली डिक्शनरी सैमुअल जॉनसन ने लिखा है और ये डिक्शनरी उन्होंने 1755 में लिखी हुई है। सैमुअल जॉनसन जिस एज से बिलोंग करते हैं उस एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है और एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहा जाता है। और सैमुअल जॉनसन ने द आइडलर और द रैमलर नाम का जर्नल भी निकाला था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु रोट अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज? सैमुअल जॉनसन और 1755 में। क्वेश्चन नंबर टू है, रोट अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड द ब्यूटीफुल। कह रहे कि किसने लिखा, हु रोट अ फिलोसफिकल इंक्वायरी, किसने एक फिलोसफिकल इंक्वायरी लिखा जो रिलेटेड है ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज, हमारे विचारों के ओरिजिन से और साथ साथ सबलाइम और ब्यूटीफुल सी चीजों से रिलेटेड है। एडमंड बर्क ने लिखा। क्वेश्चन नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना टू इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि वन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड भी पूछा जा रहा है कि जॉर्ज थर्ड असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। जॉर्ज थर्ड इंग्लैंड के थ्रोन पर कब सिंहासन प्राप्त करते? जॉर्ज थर्ड इंग्लैंड की गद्दी पर कब बैठे? 1760 ईस्वी। दिस इज द राइट आंसर। जॉर्ज थर्ड जो है इंग्लैंड की गद्दी पर 1760 ईस्वी में बैठे। कब बैठे? 1760 ईस्वी में। तो दिस इज, तो इन दिस शीट यू केम टू नो अबाउट थ्री क्वेश्चन। इस शीट में आपको तीन क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देनी है। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी किसने लिखा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा, जो 1755 में आई है। दूसरा क्वेश्चन है कि हु रोट अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड द ब्यूटीफुल। एडमंड बर्क ने लिखा। जॉर्ज थर्ड असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। 1760 में जॉर्ज थर्ड गद्दी पर बैठे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगैन इन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1789 ईस्वी में होती है। आंसर डी इज द राइट आंसर। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसके तीन स्लोगन थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तीन स्लोगन दिया गया था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसकी शुरुआत 1789 में हुई है और इस स्लोगन के तीन इसके हिस्से थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। और ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन रहा, ये डी इसका आंसर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है, दैट दैट हाईली सिग्निफिकेंट, उसमें ये है कि क्वेश्चन नंबर फाइव है, इन 1819 में ब्रिटिश फोर्सेस चार्ज ऑन अ पीसफुल प्रो डेमोक्रेसी रैली इन
जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, वो एक इसमें सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट, दैट इज द कि 1819 में ब्रिटिश फोर्सेस चार्ज आना पीसफुल प्रो डेमोक्रेसी। 1819 में जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उन्होंने चार्ज किया, आरोप लगाया आना पीसफुल प्रो डेमोक्रेसी रैली इन मैनचेस्टर, रिजल्टिंग इन, वो किस में तब्दील होता है? पीटरलू मासेकर में, बैटल ऑफ वाटरलू, फोर्स वार, Mutiny debates. That was the Peterloo massacre. आंसर बी। मैं फिर से यहाँ पे बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगैन इन, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है 1789 में। मैंने बताया था उस क्रांति का एक स्लोगन है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1819 में जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं चार्ज ऑन अ पीसफुल प्रो डेमोक्रेसी रैली इन मैनचेस्टर रिजल्टिंग इन, तो जो 1819 में जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं उनके ऊपर एक चार्ज लगाया गया था कि उन्होंने पीसफुल जो डेमोक्रेसी के लिए जो रैली हो रही थी मैनचेस्टर में, उस पर उन्होंने कुछ आप कह सकते हैं दबाव डाला या कुछ किया, और वह किस में तब्दील हो जाता है? पीटरलू मासेकर में। मासेकर का मतलब नरसंहार में, पीटरलू में एक बड़ा नरसंहार हुआ था। विलियम ब्लेक वाज बॉर्न, विलियम ब्लेक की पैदाइश कब हुई है? 1757 में। ये एक जनरल क्वेश्चन है। विलियम ब्लेक से अक्सर ये पूछा जाता है कि द टाइगर द लैम किसने लिखा था? द टाइगर द लैम दोनों जो है विलियम ब्लेक के फेमस लिरिक है। द टाइगर जो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया था, और जो द लैम है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया था, जिसमें सॉन्ग्स ऑफ जो जो द टाइगर है वो डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी ऑफ गॉड को दिखाता है, और जो लैम है वो कंस्ट्रक्टिव क्वालिटी ऑफ गॉड को दिखाता है। तो यू आर गेटिंग इन दिस शीट हाउ मेनी क्वेश्चन? यू आर गेटिंग 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है जो 1789 में घटित हुआ था, और जिसका स्लोगन लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी था। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने द प्रील्यूड में भी जिक्र किया है, और उनका एक बड़ा फेमस लाइन है कि ब्लिस वाज इट दैट डांट टू बी अलाइव करके। ये चीजें रहा उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि ब्रिटिश फोर्सेस ने चार्ज किया, हमला किया एक पीसफुल प्रो डेमोक्रेटिक रैली पर, जिसका रिजल्ट किसमें आता है? पीटरलू मासेकर में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम ब्लेक वाज बॉर्न, विलियम ब्लेक का पैदा हुए थे 1757 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैसल ऑफ ऑटरैंटो वाज रिटन बाय। कल भी ये क्वेश्चन मैंने जिक्र किया था कि कैसल ऑफ ऑटरैंटो 1765 ईस्वी में आई हुई है, और यह जो है गॉथिक नॉवेल का पहला एग्जाम्पल है। GOTHIS, गॉथिक नॉवेल का। इट्स द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ गॉथिक नॉवेल। तो जो द कैसल ऑफ ऑटरैंटो है, इसके लेखक का नाम, द कैसल ऑफ ऑटरैंटो वाज रिटन बाय होरेस वॉलपोल। 7वां क्वेश्चन, द कैसल ऑफ ऑटरैंटो वाज रिटन बाय होरेस वॉलपोल, और एक कब लिखा गया? 1765 में। So you are getting it here. What you are getting it? The Castle of Otranto was written by Horace Walpole. The origin of Gothic fiction is attributed to, कह रहे कि जो गोथिक फिक्शन का जो ओरिजिन है किसको क्रेडिट दिया जाता है? वो कौन सा राइटर है जो गोथिक फिक्शन, गॉथिक नॉवेल को लेकर के मार्केट में आया? तो आंसर बी, होरेस वालपोल। होरेस वालपोल ये एक बड़े राइटर हैं जिन्होंने गॉथिक नॉवेल की शुरुआत की है लिखना इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक दूसरे से रिलेटेड है। ये 7 में ये पूछा गया कि जो द कैसल ऑफ ऑटरैंटो है इट्स एन एग्जांपल ऑफ गॉथिक नॉवेल, इसके राइटर का क्या नाम है? इसके राइटर का नाम होरेस वालपोल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ गॉथिक फिक्शन इज एट्रीब्यूटेड, जो गॉथिक फिक्शन का ओरिजिन है किसको एट्रीब्यूट किया गया है? ये भी होरेस वालपोल को एट्रीब्यूट किया गया है। द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वर रिटन बाय, ये अभी मैं जिक्र कर रहा था कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ये दोनों कलेक्शन ऑफ द पोयम है जिसको कि विलियम ब्लेक ने लिखा हुआ है, और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लैम्ब नाम का, एल से लैम्ब, लैम्ब नाम का लिरिक लिया गया है। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से टाइगर, टी से टाइगर नाम का लिरिक लिया गया है। तो इसके लेखक का क्या नाम है? ब्लेक है। आंसर डी इज द राइट आंसर। सो यू आर गेटिंग व्हाट? यू आर गेटिंग की
इस शीट में हमें 3 क्वेश्चन मिला हुआ है। एक क्वेश्चन है कि कैसल ऑफ ऑटरैंटो नावल किसने लिखा? होरेस वॉलपोल ने लिखा। यह नावल गॉथिक नावल का एग्जाम्पल है, यह 1765 में आई है। 8वां क्वेश्चन है कि जो गॉथिक नावल है उसको सबसे पहले या उसकी ओरिजिन किस राइटर ने की, उसको लेकर के मार्केट में लेकर के आने वाले राइटर का क्या नाम है? उसका नाम होरेस वॉलपोल है। नेक्स्ट है द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वर रिटन बाई। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है इसको किसने लिखा है? इसको विलियम ब्लेक ने लिखा हुआ है, रिटन बाई विलियम ब्लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज चाइल्ड लेबर एज इट्स थीम्स। वो कौन सी पोयम है जिसमें जो है ये दिखाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें चाइल्ड लेबर एक थीम के रूप में दिखाया गया है। कॉलरिज का फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ब्लेक्स का द चिमनी स्वीपर, वर्ड्सवर्थ का लूसी पोयम्स, ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आंसर बी इज द राइट आंसर। विलियम ब्लेक की जो पोयम द चिमनी स्वीपर है, इसमें चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम्स को उठाया गया। किसकी प्रॉब्लम्स को उठाया गया? द चाइल्ड लेबर का। सो यू आर गेटिंग की विच ऑफ द फॉलोइंग हैज चाइल्ड लेबर एज इट्स थीम्स। वो कौन सी पोयम है जिसमें चाइल्ड लेबर एक थीम के रूप में है? विलियम ब्लेक्स का द चिमनी स्वीपर। क्वेश्चन नंबर 11 है बिगिंस विद द फॉलोइंग फेमस लाइंस। वह कौन सी पोयम है जो फॉलोइंग फेमस लाइन से शुरू होती है? द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे। तो दिस इज व्हाट वी नो इट वेरी वेल कि ये एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का है। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे, वो बताता है कि जो है घंटी बज रही, चर्च की घंटी बज रही है, और जो चर्च की बजती हुई घंटी है यह जो है प्रतीक है, किसका प्रतीक है? कि दिन अस्त होने वाला, दिन डूबने वाला है। और यह दो चीजों का प्रतीक है, एक तो दिन जो है सन का, और दूसरा दिन आदमी के जीवन का। तो उसको बता रहा है कि जो आपका जो है चर्च की घंटी है वो बज रही है, और बजती हुई चर्च की घंटी प्रतीक है सूर्य के अस्त होने का। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे। ए लाइन कहां से? ग्रेस एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। डी द रोमांटिक मूवमेंट वाज अ रिएक्शन। कह रहे हैं कि रोमांटिक मूवमेंट एक रिएक्शन था, किसके खिलाफ? द सबलाइम, द पेस्टोरल आइडिया, द मेडिवल एज, द एज ऑफ इनलाइटमेंट। द एज ऑफ इनलाइटमेंट, आंसर डी। जो द एज ऑफ इनलाइटमेंट है उसी को हम एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं। तो ये जो रोमांटिक एज था वह ऑगस्टन एज, एज ऑफ इनलाइटमेंट, रेस्टोरेशन एज के इन सबके अगेंस्ट में, और इन सबको मिला करके हम क्या नाम देते हैं? नियो क्लासिकल एज। क्या नाम देते हैं? नियो क्लासिकल एज। इन सबको मिला करके नियो क्लासिकल एज कहा जाता है। तो जो रोमांटिक एज है, ना तो वह सबलाइम के खिलाफ था, ना वह पेस्टोरल आइडिया के खिलाफ था, ना वह मेडिवल एज के खिलाफ था, बल्कि वह किसके खिलाफ था? एज ऑफ इनलाइटमेंट के खिलाफ था। एज ऑफ इनलाइटमेंट का मतलब एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। इसके अलावा उनसे पहले जो एज था, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, या उसको आगस्टन एज कहा गया, या सूडो क्लासिसिज्म कहा गया। उससे पहले रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ जॉन ड्राइडन था। और इन सबको मिलाकर के नियो क्लासिकल एज कहा गया। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि जो रोमांटिक एज है, जो 1798 में शुरू होता है और 1837 में समाप्त होता है, वह एक तरह का कैसा एज था? वह एक तरह का रिएक्शन था, किसके खिलाफ? एज ऑफ इनलाइटमेंट के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवान हो वाज रिटन बाई। जो इवान हो जो वर्क है या नॉवेल का नाम है, इसको किसने लिखा है? सर वाल्टर स्कॉट ने लिखा। इवान हो इज रिटन बाई सर वाल्टर स्कॉट। एंड इवान हो इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। कौन से नॉवेल का एग्जाम्पल है? हिस्टोरिकल नॉवेल। HISTORICAL, सर वाल्टर स्कॉट। तो इवानहो वाज रिटन बाय हूम? इवानहो वाज रिटन बाय सर वाल्टर स्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और वह कौन सा क्वेश्चन है? विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन 1770। 1770 में इनका जन्म हुआ है।
1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मौत होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत फेमस वर्क रहे हैं, जिनमें से एक आपका द प्रील्यूड है जो 1805 में उन्होंने लिखा। 1850 में उनकी मौत के बाद पब्लिश होता है। उनका डडन सॉनेट रहा है। इसके अलावा उनका जो पोयम है द एक्सकर्जन भी उनका पोयम रहा है। और अगर आप देखेंगे कि उनके पोयम में बहुत सारे छोटे छोटे लिरिक्स और सोनेट भी रहे हैं। लूसी पोयम्स है, उसके बाद द सॉलिटरी रीपर है, डैफोडिल है, और टिंटनाबी है, वोड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है। सो मेनी ब्यूटीफुल पोयम्स आप देखेंगे। कुक्कू को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है, और ओ टू ड्यूटी उनका पोयम रहा है। इन दिस वे यू विल कम टू नो ही हैज रिटन सो मेनी पोएम्स। उनका जन्म 1770 में और डेथ कब होती है 1885 ईस्वी में। और कुछ चीजों को लेकर के हमने बात किया क्या है। द बॉर्डर नाम का उनका एक ड्रामा भी रहा, जो ट्रेजिडी का शक्ल में था। द बॉर्डर उनका ड्रामा था। तो ये सब चीजें विलियम वर्ड्सवर्थ को, जब विलियम वर्ड्सवर्थ पर आएंगे तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो जो है रोमांटिक एज को कवर कर रहे हैं। जॉन कीट्स डाइड। जॉन कीट्स की मौत किस समय हुई थी? 1821 में। काफी यंग एज में जॉन कीट्स इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो जो जॉन कीट्स की डेथ है वो 1821 में हुई है। और इन द प्राइम एज ऑफ हिज लाइफ, नियर अबाउट 26-27 में वो जीवन को त्याग देते हैं, या इस दुनिया से अलविदा कह जाते हैं। तो यू फाइंड कि इवानहो ये क्वेश्चन है जो सर वाल्टर स्कॉट का नावल है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म को लेकर के बात की गई 1770 में, और विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ 1850 में हुई है। जॉन कीट्स 1821 ईस्वी में जॉन कीट्स की डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ट्रिगर्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? वह कौन सी घटना थी जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, वह कौन सी घटना थी ट्रिगर्ड, जिसने ट्रिगरिंग का काम किया? किसके लिए ट्रिगरिंग का? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द स्टार्मिंग ऑफ द बास्टाइल, द पेट्रोल मासेकर, नेपोलियंस एग्जाइल टू सेंट हेलेना, द 7 Years वॉर। द स्टार्मिंग ऑफ द बास्टाइल, जो बास्टाइल का जो जेल था उसको लोगों ने तोड़ दिया। वहां पे बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा गया था। तो जो स्टार्मिंग ऑफ द बास्टाइल है उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आने में बड़ा रोल अदा किया, फ्रांसीसी क्रांति के लाने में या आने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोमांटिक्स? रोमांटिक एज के बारे में इनमें से कौन सा एक सत्य है? दे बिलीव्ड इन रेशनलिज्म एबव ऑल एल्स। ए बी है, दे डिस्कार्डेड हेलेनिज्म एज इमेजिनेटिवली स्टीराइल। सी है, दे क्रिटिसाइज्ड पोइट्री एंड पोएट्स। डी है, दे हाईलाइटेड द हीलिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन। डी इज द राइट आंसर। दे हाईलाइटेड द हीलिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन। उन लोगों ने हाईलाइट किया, क्या हाईलाइट किया? द हीलिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना के घावों को कैसे भरा जाए? इमेजिनेशन, कल्पना, हीलिंग पावर। हीलिंग एक हीलिंग टच होता है। हील का मतलब होता है घाव को भरना। तो रोमांटिक एज के लोगों ने कल्पना को महत्व दिया, ब्यूटी को महत्व दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी को महत्व दिया, इमोशंस को तरजीह दी, फीलिंग्स को तरजीह दी, अनलॉकिंग ऑफ हार्ट एंड सोल को तरजीह दिया, नेचर नेचुरल ऑब्जेक्ट को तरजीह दिया, मैन नेचर रिलेशनशिप को तरजीह दिया, कंट्री साइड ब्यूटी को तरजीह दिया, ब्लैंक वर्स को तरजीह दिया, नेचर को तरजीह दिया, मिस्टिसिज्म को तरजीह दिया। और मिस्टिसिज्म के अलावा जो है उन्होंने हेलिनिज्म को तरजीह दिया। उन्होंने इसके अलावा जो पैंथिज्म को तरजीह दिया। उन्होंने एक कोई ना कोई एक अनसीन पार में विश्वास किया कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई ना कोई अनसीन पार है। सो व्हाट आई वांट टू से कि अगर आप इन सब चीजों को लेकर के बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोमांटिक्स, की रोमांटिक्स में कौन सा चीज है जो सत्य है रोमांटिक्स को लेकर के, देन यू फाइंड कि ऊपर के जितनी भी चीजें दी गई उसमें डी। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बन करके आएगा। 16, 17, 18 अभी जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप देखेंगे कैसे इसमें इसमें रोमांटिसिज्म की खासियत को पूछा गया है। और मैंने आपको बताया ही था कि रोमांटिसिज्म का मतलब यही होता है कि जो जिसमें एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन और ब्यूटी का मामला हो। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का
जो ये है कि दे बिलीव इन नेशनलिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म में विश्वास किया, राष्ट्रवाद में, ये बातें नहीं थी। दे डिस्कार्डेड हेलिनिज्म, उन्होंने हेलिनिज्म को त्याग दिया, ये भी बात नहीं थी। दे क्रिटिसाइज पोइट्री एंड पोएट, उन्होंने पोइट्री और पोएट्स को क्रिटिसाइज किया, ये भी बात नहीं थी। जो बात थी वो यही थी कि दे हाईलाइटेड द हीलिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन। नेक्स्ट है roared the in 1819 as a reaction of furious outrage at the Peterloo massacre। कह रहे हैं कि जो है वो कौन सा वर्क है, कौन है और किसने लिखा, जो पीटर लू का मासेकर हुआ था, पीटर लू का जो नरसंहार हुआ था, उस पर अपनी कलम चलाई है। तो शेली ने अपनी कलम चलाई है, और किसमें चलाई है? द मास्क ऑफ एनार्की में चलाई हुई है। आंसर बी इज द राइट आंसर, द मास्क ऑफ एनार्की में। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पीटर लू मासेकर हुआ था, इस पर किस राइटर ने अपनी कलम चलाई? पीबी शेली ने चलाई है, द मास्क ऑफ एनार्की में चलाई। आई जस्ट वांट टू नो योर रिस्पॉन्स की मेरी सारी बातें समझ में आपको आ रही है? क्योंकि बहुत हेमराज ने भी अभी ज्वाइन किया है। यू कैन जस्ट गिव मी योर रिस्पॉन्स। सारे लोग ज्वाइन नहीं कर, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। शशि जी एंड हेमराज जी, सब चीजें समझ में आ रही है? शशि जी कह रहे नॉट ऑडिबल। सर 3 क्वेश्चन में नहीं थे सर। जी, अब आवाज जा रही है? यस सर अब आ रही है सर। 2-3 क्वेश्चन में नहीं आई थी सर। 2-3 क्वेश्चन में आवाज नहीं आई थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। यस सर। अच्छा, ठीक है, वो आंसर दिया हुआ, वो रिकॉर्डिंग में भी आपको मिल जाएगा पूरा। एंड हेमराज जी को जा रही आवाज? हेमराज जी को? ओके, so you are getting what you are getting this particular thing and wrote in 1819 की किसने क्या लिखा हुआ था, इसको लेकर के बात हो रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, व्हाट इज दिस? द लिरिकल बैलड, जो लिरिकल बैलड है वाज अ कोलाबोरेटिव कलेक्शन, यह कोलाबोरेटिव कलेक्शन था, दो लोगों का मिल करके था। द लिरिकल बैलड वाज अ कोलाबोरेटिव कलेक्शन बाई एंड was published anonymously in। करें, जो लिरिकल बैलड था यह एक कोलाबोरेटिव कलेक्शन था, कि मतलब किसने लिखा और कब ये आया है। तो जो लिरिकल बैलड हम सारे लोगों को पता है, वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने मिल करके लिखा, 1798 ईस्वी में पब्लिश होता है। आंसर बी इज द राइट आंसर। लेकिन लिरिकल बैलड में 1800 ईस्वी में जोड़ा गया प्रीफेस टू लिरिकल बैलड, वर्ड्सवर्थ ने जोड़ा। लिरिकल बैलड का 1802 ईस्वी का जो एडिशन है वो न्यूयॉर्क में अमेरिका में पब्लिश होता है। तो ये 3 डेट हमें ध्यान में रखना है। कौन कौन सी 3 डेट की? लिरिकल बैलड का पहला एडिशन 1798 ईस्वी में आता है। लिरिकल बैलड का 1800 ईस्वी में उसका प्रीफेस टू लिरिकल बैलड आता है, और अमेरिका में 1802 ईस्वी में ये पब्लिश होता है। ये कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है एक और क्वेश्चन है, द थॉर्न एंड द इडियट बॉय वर रिटन बाई। जो थॉर्न पोयम है और जो इडियट बॉय पोयम है, इसके लेखक का क्या नाम है? इसके जो लेखक है वर्ड्सवर्थ है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। द थॉर्न एंड द इडियट बॉय, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट लिरिक्स रिटन बाय हूम? रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्लेक emphasizes द इनजस्टिस ऑफ लेट 18th century। अरे ब्लेक इम्फेसाइज करते, किस चीज का इम्फेसाइज करते? द इनजस्टिस ऑफ द 18th century, 18वीं शताब्दी में तमाम जो अन्याय हुए थे, सोसाइटी एंड द डेस्पिरेशन ऑफ द पुअर। और साथ ही साथ ये दिखाते हैं कि कैसे जो है गरीबों पर अत्याचार हुआ था या उनको डेस्परेट किया गया था। किस पोयम में? कह रहे कि इन किस पोयम में ब्लेक इम्फेसाइज, ब्लेक जो है इम्फेसाइज करते हैं
द इनजस्टिस की लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ था ऑफ लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की समाज में, एंड द डेस्पिरेशन ऑफ द पुअर, और जो डेस्पिरेशन ऑफ द पुअर था उसमें, दैट वाज द लंदन, लंदन में चीज हुई थी। अ वॉकिंग टूर ऑफ कम्ब्रिया इज एसोसिएटेड विद, करें कि वॉकिंग टूर ऑफ कम्ब्रिया ये एक पोयम है या वर्क है, ये किससे एसोसिएटेड है? कॉलरिज से एसोसिएटेड, इट्स एसोसिएटेड विद कॉलरिज। ये नया क्वेश्चन मेरे लिए भी है। अ वॉकिंग टूर ऑफ कम्ब्रिया, वॉकिंग टूर ऑफ कम्ब्रिया एक पोयम है, यह किससे रिलेटेड है? कॉलरिज से रिलेटेड है। कॉलरिज का और पोयम हम लोगों ने पढ़ा है, कुबला खान है, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट है, उनका पोयम है, एक बड़ा फेमस पोयम है जिसको मैं अभी मिस कर रहा हूँ। दैट इज अ वेरी स्वीट पोयम, याद नहीं आ रहा है। हु प्रेज बेस्ट दैट लविथ बेस्ट करके, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, वो उनका पोयम रहा है। तो यू विल कम टू नो यहाँ पर कि ये सारी चीजें हैं और हमें इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ की आइडिया इन रोमांटिक पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री का जो सबसे की आइडिया है, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, वह क्या कॉन्सेप्ट है? विच कन्वेज द फीलिंग्स पीपल, जो लोगों की भावनाओं को प्रकट करता है, विच कन्वेज द फीलिंग्स पीपल एक्सपीरियंस when they see awesome landscape or find themselves in extreme situation which elicit both fear and admiration। फिर से मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, अ की आइडिया इन रोमांटिक पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री में एक बड़ा आइडिया, इंपॉर्टेंट आइडिया या की आइडिया है, इज द कॉन्सेप्ट, वह कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है उसका नाम बताना। विच कन्वेज द फीलिंग, जिसमें लोगों की भावनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, फीलिंग्स पीपल एक्सपीरियंस, लोगों के एक्सपीरियंस को, व्हेन दे सी आसम लैंडस्केप, जब वे इस तरह के खूबसूरत पर्वतों को, पहाड़ों को देखते हैं, आर फाइंड देमसेल्फ इन एक्सट्रीम सिचुएशन, या अपने आप को किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में पाते हैं, चाहे वह फियर की सिचुएशन हो चाहे एडमिरेशन की, तब उसको क्या कहा जाता है? उसका नाम है सबलाइम, दैट इज नोन एज सबलाइम, सबलाइम थॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया हुआ है? इसको देने वाले आदमी का नाम है कॉलरिज। कॉलरिज ने अपनी किताब बायोग्राफिया लिटरेरिया चैप्टर नंबर 13 में इस कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है? द टर्म्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, करे जो टर्म प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन है, इसको किसने दिया है? इसको जो है आपके दिस मैन ने दिया हुआ है, कॉलरिज ने दिया हुआ है। Who among the following is a second generation of romantic, करें वो कौन से एक ऐसे पोएट हैं जो सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं? इनमें से ब्लेक, बायरन, कॉलरिज, बायरन। सेकेंड जनरेशन में बायरन आते हैं, पीबी शेली आते हैं और जॉन कीट्स आते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जिनको लेक पोएट्स कहा जाता है या ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ है, रॉबर्ट सदे है और साथ ही साथ आपके एस.टी. कॉलरिज है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन द सपोज्ड डेडिकेशन टू डॉन जुआन, जो डॉन जुआन वर्क है 1819 से 1824 के बीच लिखा गया, बायरन क्रिटिसाइज द पोएट लाउरिएट, बायरन ने किस लाउरिएट पोएट की क्रिटिसाइज की है? रॉबर्ट साउदे की क्रिटिसाइज किया हुआ है। जो यंग जनरेशन ऑफ द पोएट से और रोमांटिक पोएट से और जो ओल्ड जनरेशन थे, उनमें पटरी नहीं खाती थी, वे एक दूसरे की आलोचना करते थे। तो इसमें जो बात बताई गई है वो ये बात बताई जा रही है कि जो बायरन है, उन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम है डॉन जुआन। वो 1819 में लिखा गया, 1824 में पब्लिश हुआ। बायरन ने क्रिटिसाइज किया था किस पोएट लाउरिएट को? रॉबर्ट साउदे का क्रिटिसाइज किया हुआ था। तो आज मैं यही 25 क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है, कल के और 25 क्वेश्चंस मैं कवर कराऊंगा। तो जस्ट कंक्लूडिंग हियर, और इसे आप अच्छे ढंग से कवर करिए और यू कैन जस्ट गिव